श्री श्याम प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग अपना इकोनॉमिक्स 12th का जो चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक्स का है उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भाई हमें जो इंडियन इकोनॉमी मिली थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो पूरी तरह से बैकवर्ड और स्टैग्नेंट थी। तो उसके लिए हमने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे और उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा उससे थोड़ा सा आगे, ठीक है। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके साथ साथ जो आपका बेल आइकन है बेटा उसको आप जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी। क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के समय पर हमारा जो कृषि क्षेत्र था उसकी क्या क्या प्रॉब्लम थी और फिर हमारी सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसी बनाई उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बेटा। तो दो पॉलिसीज थी बेटा, एक था लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा था ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे बेटा लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोगों को देश स्वतंत्र प्राप्त हुआ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसकी क्या क्या फीचर्स थी, फीचर्स या फिर ये कहूं कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है बेटा वो है लो प्रोडक्टिविटी। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था बेटा उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर जो आउटपुट था, इट वाज वेरी लो, वो बहुत ही कम था एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वो बहुत 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 ज्यादा कम था और आज की तुलना में भी बात करें तो बहुत कम था। क्लियर? जो प्रोडक्टिविटी थी यानी पर हेक्टेयर जो आउटपुट था इट वाज वेरी लो। दूसरा पॉइंट है बेटा डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या होता है बेटा, एक्चुअल में हमें जितने लोग एक काम के लिए चाहिए उससे ज्यादा लोग अगर वहां पर लगे हो तो उसको हम कहते हैं छिपी बेरोजगारी। और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इट वाज फुल विद डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जितने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में चाहिए थे उससे बहुत ज्यादा, ठीक है, वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। तो इसका मतलब था कि अगर उनमें से कुछ लेबर को हम लोग निकाल भी लें तो उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, 0, यानी वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, बट देखने के लिए वो सब लोग काम में लगे थे। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर में डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम थी। तीसरा आता है बेटा हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल का मतलब कि पूरी तरह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था बेटा बारिश के ऊपर निर्भर था। इसका दूसरा मतलब है कि वी डोंट हैव एनी परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन। हमारे पास सिंचाई के कोई परमानेंट सोर्स नहीं थे, ना तो हमारे पास कोई कुआं था, ना कोई नहर थी, ना कोई तालाब था, ठीक है, ना ट्यूबवेल की फैसिलिटीज थी। क्लियर? फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो एग्रीकल्चर सेक्टर था बेटा तो उसमें ज्यादातर किसान जो है अपने या अपने परिवार के जीवन चलाने के लिए ही खेती कर रहे थे। दे डोंट हैव एनी सरप्लस टू सेल इनटू द मार्केट एंड टू अर्न प्रॉफिट। उनके पास इतना था ही नहीं, वो उसके लिए प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे थे कि भाई बाजार में बेचकर लाभ कमा सके। उनका मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर सेक्टर में केवल यही था कि वो अपने परिवार और अपने लिए, ठीक है, खेती करें ताकि उनका जीवन आसानी से चलता रहे। लाभ कमाने के लिए खेती नहीं कर रहे थे। फिर आता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी बेटा वो बहुत ही पुरानी थी और बहुत ही पुराने आउटडेटेड इक्विपमेंट्स वो लोग यूज करते थे। ज्यादातर काम मैनुअली किए जाते थे, टेक्नोलॉजी का यूज कम ही होता था, बट जो टेक्नोलॉजी थी वो भी बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। फिर आता है बेटा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अब यहाँ टेनेंट्स कौन है, फार्मर्स है बेटा, लैंडलॉर्ड कौन है, जमींदार है। उनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता था, ठीक है। जमींदार लोग क्या करते थे, किसानों को जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ बाउंड कर देते थे और उस कॉन्ट्रैक्ट से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। किसान चाहकर भी उस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं निकल पाता था।
जमींदार जो क्या कर रहे थे, वो केवल उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है उसको एंजॉय करते थे। दे इंक्रीज रेट ऑफ रेंट ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है, एंड दे वर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, वो तो एक विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि जो टेनेंट थे दे वर लिविंग इन अ मिजरेबल लाइफ, वो बहुत दयनीय स्थिति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो जमींदार हैं वो शायद ही किसानों के पास इतना छोड़ते थे कि बड़ी मुश्किल से वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर पाते थे। तो सर्वाइवल वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम फॉर द फार्मर्स, टीनेज, क्लियर। फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग का मतलब होता है बेटा खेतों का छोटा आकार, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारे किसान थे उनके खेतों का आकार बहुत छोटा छोटा था बेटा, वो इतना छोटा था कि दे कैन नॉट यूज एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसलिए ज्यादातर वो लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते थे, और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की वजह से जो उनका लेवल ऑफ आउटपुट था, जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी बेटा, इट वाज वेरी लो, क्लियर बेटा। तो ये सारी थी फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ लेंगे कि वो कौन सी पॉलिसीज थी जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो बेटा एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए हमारी गवर्नमेंट ने दो पॉलिसी बनाई, एक का नाम रखा गया बेटा लैंड रिफॉर्म्स और दूसरी का नाम रखा गया ग्रीन रेवोल्यूशंस। तो लैंड रिफॉर्म, इसका ऑब्जेक्टिव था बेटा ओनरशिप को चेंज करना, ठीक है। आपको पता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स जमींदार वाज द ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है, सारे मालिकाना हक किसके पास थे बेटा, जमींदारों के पास थे। और जो एक्चुअल टीलर था, जो वास्तव में किसान था, वो क्या कर रहा था, वो एक किराएदार की तरह उनकी जमीनों पर काम करता था, और उसके बदले उनको बहुत थोड़ा सा मेहनताना के रूप में, ठीक है, बहुत थोड़ा सा कंपनसेशन के रूप में उनको अनाज मिल जाता था, बाकी जो है सब जमींदार अपने पास लेकर चले जाते थे। तो यहाँ पर जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स है उसमें गवर्नमेंट ट्राई टू गिव ओनरशिप टू द एक्चुअल डीलर्स, ठीक है। जबकि बात करें ग्रीन रेवोल्यूशंस की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन तो एक परफेक्ट पैकेज था जिससे कि वी कैन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट। तो यहां पर ये दो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई थी फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा लैंड रिफॉर्म्स की, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, किसानों को मालिक बनाया जाए लैंड का, ठीक है, ताकि उनके पास एक मोटिवेशन हो। उससे पहले क्या था, जमींदार बेटा ओनर थे, और जमींदार जो है केवल किसानों का शोषण कर रहे थे, दे वर एक्सप्लॉइटिंग द एक्चुअल टीलर। तो गवर्नमेंट डिसाइड कि भाई जमींदारों से जमीन वापस ली जाए और उन जमीनों को किसानों के बीच में बांट दिया जाए। तो भारत जैसे देश में बेटा लैंड रिफॉर्म की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। उसके दो रीजन है बेटा, पहला मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशंस engaged in agriculture sector, ठीक है, और उनमें से ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन नहीं थी, वो जमींदारों के लिए काम कर रहे थे। दूसरा इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इसके लिए भी बहुत जरूरी था कि लैंड रिफॉर्म्स किए जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स को अप्लाई किया, उसमें उन्होंने क्या क्या किया, अब हम लोग ये लैंड रिफॉर्म में सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, एबोलिशंस ऑफ इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज मतलब जो जमींदार थे उनको बीच में से हटा दिया, ठीक है, उनको बीच में से हटा दिया। मतलब अब जो किसान थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। इसका दूसरा मतलब ये है कि जो एक्चुअल डीलर था, जो हमारा पहला पॉइंट है, नाउ दे बिकेम ओनर, वही अब जो है ओनर बन गए लैंड के, ठीक है। और गवर्नमेंट यही चाहती थी कि जो एक्चुअल डीलर है, जो वास्तव में खेती कर रहा है बेटा, उन्हीं को मालिकाना हक दिया जाए। तो पहला पॉइंट यही हुआ कि जो एक्चुअल डीलर थे, इसके इंटरमीडिएटरीज को हटते ही बेटा
दे बिकेम ओनर ऑफ द लैंड। सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, 200 लाख, 200 लाख जो टेनेंट थे, जो पहले किराएदार के रूप में जमींदारों की जमीन पर खेती कर रहे थे बेटा, जैसे ही जमींदार हटाए गए अब वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में आ गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट बेटा, और इससे क्या हुआ, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट से, कि जो इससे जो टेनेंट्स थे बेटा उनको एक इंसेंटिव मिला। ठीक है, उनको एक प्रेरणा मिली कि अब अगर हम ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो उसका बेनिफिट, उसका प्रॉफिट हमें ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से सबसे पहला जो पॉइंट है गवर्नमेंट ने एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, यानी जमींदारों को सबसे पहले बीच में से हटा दिया। ठीक है, बट इसमें देखिए अब कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि जो गोल ऑफ इक्विटी था, गोल ऑफ इक्विटी का मतलब क्या था कि भाई सभी किसानों के पास बराबर बराबर भूमि होनी चाहिए और गवर्नमेंट यही चाहती थी इसके थ्रू, बट वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुआ। उसका रीजन क्या बताया बेटा कि कुछ एरिया में जो पुराने जमींदार थे, ठीक है, उन्होंने अपने पास ही जमीन का बड़ा टुकड़ा रखा। क्यों? क्योंकि जो कानून सरकार ने बनाया था जमींदारों से जमीन लेकर किसानों में बांटने पर, ठीक है, तो उसमें कुछ कमियां थी और जमींदारों ने बेटा उन कमियों का फायदा उठाकर वो जमीन का टुकड़ा जो है, जो बड़े जमीन के टुकड़े थे, वो अपने नाम पर और अपने रिलेटिव्स के नाम पे एलोकेट करा दिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या हुआ बेटा, कुछ जमींदार थे जिन्होंने क्या किया, किसानों को जमीन से बेदखल कर दिया और खुद ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दैट दे आर द एक्चुअल टिलर्स, के वही एक्चुअल में लैंड रिफॉर्म में जो आप दूसरा पॉइंट पढ़ोगे उसका नाम है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग मतलब सील करना। इसका मतलब था कि भाई कोटा फिक्स कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी भी इंडिविजुअल के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के पास जो गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स किया था या जो लैंड सील की थी, अगर उससे ज्यादा लैंड उसके पास थी तो गवर्नमेंट ने वो टेक ओवर कर दी और उसको बांट दिया गया उन लोगों को, उन किसानों को जिनके पास पहले जमीन नहीं थी। क्लियर? तो इसको नाम दिया गया बेटा लैंड सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है टू फिक्स अ कोटा। कोटा फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि जो लैंड सीलिंग थी बेटा, उससे ज्यादा अगर किसी भी जमींदार के पास या इंडिविजुअल के पास जमीन थी तो गवर्नमेंट ने वो वापस टेक ओवर कर ली और फिर वो बांट दी गई बेटा स्मॉल फार्मर्स और कल्टीवेटर्स को। क्लियर? पर्पज ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन फ्यू हैंड्स। इसका मतलब क्या है कि सरकार ये चाहती थी बेटा कि जो जमीन है ना केवल कुछ हाथों में ना हो, बल्कि सभी किसानों के पास अपनी जमीन हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि लैंड सीलिंग का जो मेन पर्पस था बेटा, वो पर्पस था इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट चाहती थी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें सभी के पास, ठीक है, अपनी जमीन हो। खासकर जो छोटे और स्मॉल, ठीक है, किसान थे, उनके पास जमीन का होना बहुत जरूरी था, उसके लिए लैंड सीलिंग की गई थी। बट यहां पर भी देखिए अब इससे क्या हुआ, यहां पर भी लैंड सीलिंग का जो लॉ था वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया बेटा? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था। इस लॉ में जो गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग को लेकर लॉ बनाया था बेटा, बहुत सारे लूप होल्स थे और जमींदारों ने क्या किया, इस लॉ को चैलेंज कर दिया कोर्ट में और इसको इंप्लीमेंट होने में डिले करा दिया। और इसी डिले इन इंप्लीमेंटेशन का फायदा उठाकर अब उन्होंने क्या किया, लैंड को अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे एलोकेट करा दिया। मतलब गवर्नमेंट जो चाहती थी इक्विटी, ठीक है, वो पूरी तरह से हर स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। लिखा है कि केवल 2 स्टेट है बेटा, ठीक है, केरला और वेस्ट बंगाल, वहां पर ये लोग पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो पाया, यानी वहां पर जो इक्विटी है वो आपका जो एम था वो फुलफिल हो पाया, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट थी उसकी डिटर्मिनेशन पावर, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी इस लोग को इंप्लीमेंट करने में। बट अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी दुख की बात थी कि जो दूसरी स्टेट है बेटा, उनकी विल पावर इतनी नहीं थी इस लोग को इंप्लीमेंट करने में। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास में केवल लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशंस।